सोर्सेज हैं वो पहली नज़र में थोड़े सूखे और कानूनी लग सकते हैं। ये हैं रेलवे कर्मचारियों के लिए डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 पर कुछ एग्जाम फोकस नोट्स। लेकिन हमारा मिशन है इन नियमों की आत्मा को समझना। ये सिर्फ कानून की धाराएं नहीं हैं, ये एक एक बहुत बड़े संगठन को चलाने वाले सिद्धांत हैं। आज हम इन नियमों के पहले 5 सबसे जरूरी हिस्सों की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि इनके पीछे का लॉजिक क्या है। बिल्कुल। और इन पहले 5 नियमों को सिर्फ एक शुरुआत की तरह देखना एक गलती होगी। ये असल में उस पूरी इमारत की नींव है जिस पर रेलवे का, आप कह सकते हैं, अनुशासनात्मक ढांचा टिका है। अगर ये नींव समझ आ गई तो आगे की पूरी प्रक्रिया, मतलब चार्ज शीट से लेकर अपील तक, सब कुछ समझना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, ये नियम तय करते हैं कि सिस्टम में निष्पक्षता और जवाबदेही। हाँ, निष्पक्षता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाए। चलिए तो फिर इस नींव को खोद कर देखते हैं। पहला नियम, रूल 1, काफी सीधा साधा लगता है। नाम और लागू होने की तारीख। इसमें बताया गया है कि इन नियमों का पूरा नाम है रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 और ये 1 अक्टूबर 1968 से लागू हुए। ये तो एक फैक्ट है, पर क्या इस तारीख के पीछे कोई बड़ी कहानी है? मतलब 1968 से पहले क्या होता था? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। सोचने वाली बात यह है कि 1968 से पहले भारतीय रेलवे, जो आज हमें एक सिंगल यूनिट की तरह दिखता है, वो असल में अलग अलग रियासतों और ब्रिटिश कंपनियों की बनाई रेलवे लाइनों का एक मिश्रण था। उनके अपने अपने नियम और कायदे कानून हुआ करते थे। तो 1968 में नियमों का आना सिर्फ एक कानूनी अपडेट नहीं था, ये रेलवे को सही मायनों में एक एकीकृत राष्ट्रीय संगठन बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। इसने पहली बार लाखों कर्मचारियों को एक स्टैंडर्ड, एक पारदर्शी और एक प्रिडिक्टेबल सिस्टम दिया। इसलिए ये तारीख सिर्फ एक फैक्ट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अच्छा, तो ये एक तरह से वन नेशन वन रेलवे डिसिप्लिन कोड जैसा था। अब ये समझ में आया कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कानून का नाम और तारीख तो पता चल गई, लेकिन इस कानून की अपनी एक अलग डिक्शनरी भी है ना? कुछ खास शब्द हैं जिनका मतलब समझना जरूरी है। यही हमें रूल 2 यानी परिभाषाओं पर लाता है। हाँ, और इस डिक्शनरी के 2 शब्द सबसे ज्यादा अहम है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अच्छा। अपॉइंटिंग अथॉरिटी मतलब वो जिसने आपको नौकरी पर रखा है, यानी नियुक्ति पत्र पर जिसके दस्तखत हैं। और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो है जिसे आपको दंड देने का अधिकार है। तो क्या ये अक्सर अलग अलग लोग होते हैं या आमतौर पर एक ही अधिकारी दोनों भूमिकाओं में होता है? ये पद और विभाग पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये दोनों भूमिकाएं अलग हैं। कई बार ये एक ही अधिकारी हो सकते हैं, पर हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं। और इस अंतर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए गलत अथॉरिटी ने कोई आदेश जारी कर दिया, सोचिए कि जिस अधिकारी को सस्पेंड करने का अधिकार नहीं था उसने कर दिया, तो पूरा का पूरा केस सिर्फ इसी एक टेक्निकल गलती की वजह से कोर्ट में खारिज हो सकता है। इसलिए इन परिभाषाओं की जो स्पष्टता है वही पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। मतलब प्रक्रिया की शुरुआत ही सही होनी चाहिए, वरना पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। अब यहाँ से मामला और दिलचस्प होता है। रूल 3 ये बताता है कि ये नियम किस पर लागू होते हैं और किस पर नहीं। हमारे सोर्सेज के हिसाब से ये सभी रेगुलर रेलवे कर्मचारियों पर लागू होते हैं, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्पररी, यहाँ तक कि प्रोबेशनर्स पर भी। लेकिन जो लिस्ट है कि ये नियम किन पर लागू नहीं होते, वो ज्यादा चौंकाने वाली है। हाँ, और यहीं से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सवाल बनते हैं। बिल्कुल। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि ये नियम आरपीएफ स्टाफ पर लागू नहीं होते हैं? मुझे तो लगा था कि रेलवे की यूनिफॉर्म पहने हर शख्स इन्हीं नियमों के दायरे में आता होगा। ये तो काफी सरप्राइजिंग है। ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है और एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, इसके पीछे एक सीधा सा कारण है। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का अपना एक अलग कानून है, आरपीएफ एक्ट 1957। उनकी जिम्मेदारियां, उनकी ट्रेनिंग और उनके काम की प्रकृति एक सिविल कर्मचारी से बहुत अलग होती है। वे एक सशस्त्र बल हैं, इसलिए उनका अनुशासनात्मक ढांचा भी अलग है जो उनके अपने एक्ट के तहत चलता है। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। और इसी लिस्ट में ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी जैसे आईएएस, आईपीएस हाँ, और कैजुअल लेबर या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। सही। ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के लिए उनके अपने सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स होते हैं, और जहां तक कैजुअल या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की बात है, उनकी सेवा की शर्तें उनके कॉन्ट्रैक्ट और लेबर कानूनों से तय होती हैं, इन स्थायी सेवा नियमों से नहीं।
तो रूल 3 असल में इन नियमों की सीमा तय करता है कि कानून का ये दायरा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। ठीक है, तो अब जब हमें पता चल गया है कि ये नियम किस पर लागू होते हैं, तो अगला सवाल आता है पावर का। निलंबन यानी सस्पेंशन जैसी बड़ी कार्रवाई का आदेश दे कौन सकता है, ये हमें रूल 4 पर लाता है। हमारे सोर्सेज में 3 अथॉरिटीज का जिक्र है: अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और कोई भी हायर अथॉरिटी। साथ में ये भी लिखा है कि इसका पूरा विवरण शेड्यूल्स I और I3 में दिया गया है। ये शेड्यूल्स क्या हैं? ये शेड्यूल्स बहुत जरूरी हैं। इन्हें आप एक तरह से पावर मैट्रिक्स समझ सकते हैं। मोटे तौर पर शेड्यूल 1 और 2 ये बताते हैं कि किस रैंक के कर्मचारी को कौन सा अधिकारी कौन कौन सी पेनल्टी दे सकता है, और शेड्यूल 3 ये बताता है कि अपील सुनने का अधिकार किस अधिकारी के पास है। यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जूनियर अधिकारी अपने सीनियर कर्मचारी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर दे। ये पूरी प्रक्रिया में एक चेक और बैलेंस बनाता है। प्रावधान थोड़ा रिस्की नहीं लगता? मतलब कोई भी सीनियर आके सस्पेंड कर दे, इसका मिसयूज नहीं हो सकता? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन यहां 2 शब्दों पर ध्यान देना होगा: अस्थायी रूप से और बाद में सक्षम अधिकारी से मंजूरी। ये एक सेफ्टी वैल्व है, कोई ब्लैंक चेक नहीं। सोचिए कोई गंभीर मामला हुआ, जैसे किसी कर्मचारी पर रिश्वत लेने का या ड्यूटी पर शराब पीने का गंभीर आरोप है, और उसका जो फॉर्मल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो छुट्टी पर है, ये उस स्टेशन पर मौजूद नहीं है। ऐसे में क्या अनुशासनहीनता को नजरअंदाज किया जा सकता है? नहीं। ये प्रावधान उस मौके पर मौजूद सबसे सीनियर अधिकारी को तुरंत एक्शन लेने की पावर देता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि बाद में उसे इसकी मंजूरी सही अथॉरिटी से लेनी ही होगी। यह तुरंत कार्रवाई और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के बीच एक बहुत अच्छा संतुलन है। अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। तो ये एक तरह का ब्रिक क्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी वाला नियम है। चलिए अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। हम जानते हैं कि कौन सस्पेंड कर सकता है, लेकिन कब सस्पेंड किया जा सकता है? यहीं पर रूल 5 आता है। सोर्सेज के मुताबिक सामान्य स्थितियां तो हैं कि अगर कोई विभागीय जांच चल रही हो या शुरू होने वाली हो, या कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो सबसे अलग है, डीम्ड सस्पेंशन। ये क्या भला है? डीम्ड सस्पेंशन या स्वतः निलंबन इन नियमों का शायद सबसे दिलचस्प और प्रैक्टिकल पहलू है। डीम्ड का मतलब है मान लिया जाना, यानी यहां किसी अधिकारी को अलग से सस्पेंशन का ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। कानून ये मान लेता है कि कर्मचारी सस्पेंड हो चुका है। ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जो एक खास स्थिति में शुरू होती है। और वो खास स्थिति क्या है? वो स्थिति है पुलिस हिरासत। नियम कहता है कि अगर कोई रेलवे कर्मचारी किसी भी आपराधिक मामले में 48 घंटे से ज्यादा समय तक पुलिस हिरासत या जेल में रहता है, तो उसे उस तारीख और समय से ही निलंबित मान लिया जाएगा जब उसे हिरासत में लिया गया था। यह किसी के फैसले पर निर्भर नहीं करता, ये कानून के तहत अपने आप हो जाता है। 48 घंटे ही क्यों? 24 या 72 घंटे क्यों नहीं? क्या इस 48 घंटे की समय सीमा के पीछे कोई खास लॉजिक है? बहुत बढ़िया सवाल है। इस 48 घंटे के पीछे एक व्यावहारिक सोच है। कानून बनाने वालों ने यह माना कि 24 घंटे की हिरासत कई बार पूछताछ के लिए हो सकती है और व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर किसी को 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि मामला गंभीर है और मजिस्ट्रेट ने आगे की हिरासत की मंजूरी दी है। यह समय सीमा एक तरह का फिल्टर है जो ये तय करता है कि मामला इतना संगीन है कि कर्मचारी का पद पर बने रहना संस्था के हित में नहीं है। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए एक गार्ड सोमवार सुबह 10 बजे पुलिस कस्टडी में जाता है, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट को इस बारे में खबर मान लीजिए 10 दिन बाद लगती है। तो उसका डीम्ड सस्पेंशन किस तारीख से माना जाएगा? जिस दिन वो कस्टडी में गया या जिस दिन डिपार्टमेंट को पता चला? उसका सस्पेंशन सोमवार सुबह 10 बजे से ही माना जाएगा, जिस क्षण उसे हिरासत में लिया गया था। डिपार्टमेंट को कब पता चला ये अप्रासंगिक है। कानून की नजर में जैसे ही उसकी हिरासत के 48 घंटे पूरे हुए, वो उसी क्षण से सस्पेंड हो गया। यही डीम्ड सस्पेंशन की ताकत है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई गंभीर आपराधिक आरोप वाला व्यक्ति सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाकर ड्यूटी पर न बना रहे। लेकिन क्या ये एक तरह से सजा नहीं हो गई बिना किसी जांच के? नहीं, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। निलंबन यानी सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, ये सिर्फ एक अस्थायी प्रशासनिक कार्रवाई है। इसका मकसद कर्मचारी को दंड देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जब तक उस पर लगे आरोप की जांच चल रही है, तब तक वो अपने पद का दुरुपयोग न कर सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ न कर सके।
इसीलिए निलंबन के दौरान उसे पूरा वेतन नहीं बल्कि सिर्फ गुजारा भत्ता मिलता है। और शायद इसीलिए हमारे सोर्सेज में निलंबन की समीक्षा यानी रिव्यू का भी जिक्र है। इसमें लिखा है कि हर 90 दिनों में सस्पेंशन का रिव्यू होना चाहिए। हाँ, और ये कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है। ये नियम सुनिश्चित करता है कि किसी को अनिश्चित काल के लिए निलंबित न रखा जाए, जो अपने आप में एक सजा जैसा हो जाएगा। हर 90 दिनों में एक कमेटी मामले को रिव्यू करती है और ये तय करती है कि क्या सस्पेंशन जारी रखने के लिए अभी भी ठोस कारण मौजूद हैं या नहीं। ये कर्मचारी के अधिकारों और संगठन की जरूरतों के बीच एक और संतुलन स्थापित करता है। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत सारी जानकारी हो गई। चलिए एक बार बहुत तेजी से इन 5 नियमों के सबसे जरूरी पॉइंट्स को दोहराते हैं। बिल्कुल, एक रैपिड फायर करते हैं। रूल 1, नाम और तारीख, रेलवे सर्वेंट्स डीएनए रूल्स 1968 जो 1 अक्टूबर 1968 से लागू हुए, एक यूनिफाइड कोड की शुरुआत। रूल 2, सबसे जरूरी परिभाषाएं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। गलत अथॉरिटी का ऑर्डर मतलब पूरा केस खत्म। रूल 3, ये नियम किस पर लागू नहीं होते। सबसे बड़ा नाम आरपीएफ, क्योंकि उनका अपना अलग कानून है। रूल 4, सस्पेंड कौन कर सकता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या हायर अथॉरिटी, और पावर का पूरा मैट्रिक्स दिया है शेड्यूल्स में। और सबसे जरूरी रूल 5, डीम सस्पेंशन, 48 घंटे से ज्यादा पुलिस कस्टडी का मतलब है ऑटोमेटिक सस्पेंशन, उसी पल से जब कस्टडी शुरू हुई थी, और हर 90 दिन में इसका रिव्यू जरूरी है। बहुत खूब। अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो ये साफ है कि ये पहले 5 नियम सिर्फ सूखी कानूनी प्रक्रियाएं नहीं हैं। ये असल में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता के सिद्धांत हैं। ये नियम शक्ति के दुरुपयोग को रोकने और हर कर्मचारी को यह भरोसा देने के लिए बनाए गए हैं कि उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई एक तय और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत ही होगी। बिल्कुल सही। और इसी के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। आज हमने समझा कि निलंबन क्या है और ये कैसे होता है, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। असली सवाल तो ये है कि निलंबन के बाद क्या होता है। एक कर्मचारी पर क्या आरोप लगाए जाते हैं, उसे अपना बचाव करने का मौका कैसे मिलता है, और दंड कितने प्रकार के होते हैं, और अगर किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो दंड के खिलाफ अपील की प्रक्रिया क्या है। ये सवाल हमें इन नियमों के अगले और शायद सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों की ओर ले जाते हैं।